Hello beta, welcome to physics class and today beta we will discuss new topic that is vectors। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको लास्ट वीडियो में दिया था। तो लास्ट वीडियो में बेटा मैंने सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और हमने 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नंबर 1 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस की थी? प्योर रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2 स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 3 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 4 टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर देखना है तो आपको YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, देन आफ्टर यू कैन इजीली वॉच माय लास्ट वीडियो दैट इज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है, वेक्टर्स का आपको अगर लेक्चर 1 देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लास्ट लेक्चर को प्रॉपर वे से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज हम वेक्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो वेक्टर्स का मीनिंग मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है और वेक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आज हम वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर्स का मीनिंग वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मीनिंग इन फिजिकल क्वांटिटीज को आप वैल्यू और डायरेक्शन दोनों से एक्सप्रेस करोगे, इन दोनों से एक्सप्लेन करोगे। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज का बेटा हम मीनिंग क्या लिखेंगे कि those physical quantities whose explanation can be done by magnitude as well as direction are known as vector physical quantities. Now we have some examples of vectors. Examples क्या है बेटा हमारे पास? Velocity, force, momentum, etc. तो हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल हमने क्या क्या लिए हैं? वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा आपको मालूम है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर जो आपका टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी 12th के लिए भी। तो वेक्टर्स को हमें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देनी है और वेक्टर्स के लिए हमें बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट करना है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे से डील करना है और प्रॉपर वे से उनको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि वेक्टर्स पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप 11th में भी कुछ न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, 12th में कुछ न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। तो वेक्टर्स आपका 11th में भी ब्रॉड वे से यूज होगा और 12th में भी न्यूमेरिकल्स में ब्रॉड वे से यूज होगा। तो 11th के अंदर वेक्टर्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अब हमें वेक्टर्स को बेटा डील करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस ऑफ वेक्टर्स, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिससे कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर नेचर कैरी करती है। कंडीशंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की कंडीशंस। नंबर 1 कंडीशन, इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो वेक्टर्स के पास बेटा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। वेक्टर्स के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। इसका मीनिंग कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक स्पेसिफिक, एक यूनिक डायरेक्शन होती है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगी। नाउ तो क्या डायरेक्शन होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर बन जाएगी बेटा? मेरा क्वेश्चन क्या डायरेक्शन होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कैटेगरी में आ जाएगी? तो मैंने क्वेश्चन क्यों रेज किया? क्योंकि मेरे माइंड में एक टॉपिक आ रहा था दैट इज करंट। करंट जो क्वांटिटी है, करंट आपकी डायरेक्शन कैरी करती है। करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन कैरी करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
बट करंट को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते, करंट को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मीनिंग डायरेक्शन होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनेगी। इसका मीनिंग डायरेक्शन होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनेगी। इसका मीनिंग फर्स्ट स्टेटमेंट का, फर्स्ट कंडीशन का जो रिवर्स है वो ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता। इसका मीनिंग डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर बन भी सकती है और वेक्टर नहीं भी बन सकती। इसका मीनिंग रिवर्स ऑफ फर्स्ट कंडीशन मे और मे नॉट बी ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑफ कंडीशन 1, रिवर्स ऑफ कंडीशन 1 मे और मे नॉट बी ट्रू। बेटा रीजन क्या है, करंट के पास डायरेक्शन होने के बाद भी, करंट के पास डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर नहीं होता। इसका रीजन ये है, करंट वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करता, करंट वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। डायरेक्शन होने के बाद भी ये स्केलर नेचर ही कैरी करता है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर होता है। तो ये आपको माइंड में फिक्स करना है कि डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन सकती। इसका मीनिंग क्या है कि जो इसका रिवर्स है, जो इसका रिवर्स है वो ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता। तो मैंने क्या लिखा है, रिवर्स ऑफ कंडीशन 1 मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसका मीनिंग ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वाली कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो सच एज करंट, सच एज प्रेशर, दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ नंबर 2 कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity must obey vector rules of addition, vectors rules of addition। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर्स रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो कर रही है और वो डायरेक्शन कैरी कर रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन कैरी कर रही है और वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो कर रही है, तो इसका मीनिंग वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर नेचर कैरी कर सकती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्शन कैरी कर रही है और वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को ओबे कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नेचर कैरी कर सकती है। नाउ नंबर 3 कंडीशन। अब ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या होता है बेटा, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि वेक्टर रूल ऑफ एडिशन में हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, कैपिटल R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल ये है बेटा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक साइड से 10 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहे हो और आप दूसरी साइड से उसको पुश कर रहे हो सेम फोर्स 10 न्यूटन, तो आप दोनों साइड से एक ऑब्जेक्ट को आप दोनों साइड से सेम वैल्यू ऑफ फोर्स से पुश कर रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक ऑब्जेक्ट को दोनों डायरेक्शन से, दोनों साइड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश कर रहे हो। तो अब ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। रीजन क्या है, 10 न्यूटन फोर्स, आपका 10 न्यूटन फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स का आंसर क्या आएगा, नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड वाले फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स में से माइनस कर दिया और हमें आंसर क्या मिला, नेट फोर्स का आंसर हमें क्या मिला, 0।
तो बेटा यहां पर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को आपने सब्ट्रैक्ट किया बाय यूजिंग वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, अगर ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज होती तो क्या होता बेटा 10 प्लस 10 आंसर क्या आता 20 आ जाता, आंसर क्या आता बेटा 20 आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी एडिशन स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का हो रहा है तो उसमें सिंपल एडिशन होगा, सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन हो जाएगा। और अगर कहीं एडिशन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का हो रहा है तो वहां पर हमें एक स्पेशल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करना है, दैट इज r इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2ab इनटू cos थीटा। थीटा का मीनिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। तो यहां पर बेटा a कौन है, ये 10 न्यूटन, b कौन है, ये 10 न्यूटन। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो अगर आप वेक्टर रूल ऑफ एडिशन यहां अप्लाई करोगे तो नेट आंसर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। बट अगर आप स्केलर रूल ऑफ एडिशन फॉलो करोगे, चेक करो कि इस बॉक्स के ऊपर इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है। अगर स्केलर एडिशन करोगे तो टोटल फोर्स कितना आएगा इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू बोलो कैसी आएगी 10 प्लस 10, क्या आंसर आएगा 20 न्यूटन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इस बॉक्स के ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप 10 न्यूटन लगा रहे हो और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो अगर आप स्केलर एडिशन करोगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है 10 प्लस 10 दैट इज 20 न्यूटन। बट अगर आप यहां लगाते हो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन तो इस बॉडी के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है दैट इज 0 न्यूटन, दैट इज 0 न्यूटन। तो बेटा फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये स्केलर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी, ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। तो नेट आंसर क्या आएगा फोर्स का आपका 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि यहां पर सिंपल एडिशन फॉलो नहीं होगा, यहां पर वेक्टर एडिशन फॉलो होगा, यहां पर वेक्टर एडिशन ही फॉलो होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि वेक्टर एडिशन कैसे फॉलो होगा। अब स्केलर एडिशन कैसे होता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर अगर 10 लीटर केरोसिन ऑयल है, एक कंटेनर के अंदर अगर 10 लीटर केरोसिन ऑयल है, अगर आप इसके अंदर 5 लीटर एडिशनल केरोसिन ऑयल अगर और डाल देते हो तो टोटल बोलो कितना केरोसिन ऑयल हो जाएगा 10 लीटर प्लस 5 लीटर इट इज 15 लीटर। फिर अगर आप इसमें से 7 लीटर केरोसिन ऑयल बाहर निकाल लेते हो तो अब रिमेनिंग कितना बच गया 15 लीटर माइनस 7 लीटर, 15 लीटर माइनस 7 लीटर। तो ये आपका रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा इस कंटेनर के अंदर केरोसिन ऑयल का। तो मैंने सिंपली क्या किया 15 लीटर में से 7 लीटर माइनस कर दिया, ये वाला अमाउंट हमने यहां से बाहर निकाल लिया। तो 15 लीटर माइनस 7 लीटर। सो दिस इज सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी का सिंपल एडिशन हो रहा है और ये स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपली ऐड हो रही है, सिंपली वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इजीली आप रिमेनिंग अमाउंट निकाल सकते हो और इजीली यहाँ पर आप 2 डिफरेंट अमाउंट को ऐड कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है कि स्केलर नेचर के अंदर सिंपल एडिशन होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, सिंपल एडिशन होता है और सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर 15 लीटर माइनस 7 लीटर करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, इट इज सिंपली 8 लीटर। तो आप इसी टाइप से चेक करना बेटा, हमारे पास एक बॉक्स गिवन था, इधर से लग रहा था 10 न्यूटन, इधर से लग रहा था 10 न्यूटन। तो अब ये दोनों क्वांटिटी अगर इस बॉक्स के अंदर आ रही है तो टोटल कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्केलर एडिशन कितना आंसर आना चाहिए 20 न्यूटन। बट अगर इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो नेट आंसर हमारा क्या आता है 0 न्यूटन आता है। तो ये वाला एडिशन हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, ये दोनों क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आपकी सिंपल ऐड नहीं होती, वो प्रॉपर
एडिशन का रूल फॉलो करती हैं और प्रॉपर एडिशन के रूल से ही ऐड होती हैं। नाउ अब ये क्लियर हो चुका है आपको कि स्केलर एडिशन क्या होता है और वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलें, कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि स्केलर एडिशन सिंपल होता है लेकिन वेक्टर एडिशन सिंपल नहीं होता है। नाउ कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 बेटा, कंडीशन नंबर 3 कौन सी है? कंडीशन नंबर 3, द मोस्ट अवेटेड कंडीशन। नाउ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। वेक्टर a प्लस b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। इसका मीनिंग वेक्टर एडिशन कैसा होता है बेटा आपका? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। तो अगर वेक्टर एडिशन आपको कम्यूटेटिव होगा, अगर वेक्टर नेचर आपको कम्यूटेटिव होगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज अगर कम्यूटेटिव नेचर को कैरी कर रही हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर की कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर कैटेगरी में रखना है तो उनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए और उनका एडिशन एक स्पेशल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। नंबर 3, और उनका एडिशन कम्यूटेटिव एडिशन को फॉलो करेगा। तो जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कम्यूटेटिव नेचर को फॉलो करेंगी तो हम कह सकते हैं कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम प्रॉपर वे से वेक्टर कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉपर वे से वेक्टर कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है। ये एरो का मीनिंग क्या है? ये क्वांटिटी वेक्टर है। इस एरो का मीनिंग क्या है? ये क्वांटिटी वेक्टर है। इस एरो का मीनिंग क्या है? ये क्वांटिटी वेक्टर है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने कंडीशन बताई है, नंबर 1 कंडीशन क्या है कि इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। नंबर 2, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आपकी स्पेशल रूल ऑफ एडिशन से ऐड होंगी। नंबर 3, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कम्यूटेटिव नेचर को फॉलो करेंगी। इसका मीनिंग अगर आपके पास एक बॉक्स है और इधर से आप क्या लगा रहे हो? 10 न्यूटन फोर्स, और ये F1 फोर्स है आपका, और इधर से क्या लगा रहे हो? F2 फोर्स। ये आपका F1 10 न्यूटन और F2 भी आपका 10 न्यूटन है। तो F2 10 न्यूटन, F1 10 न्यूटन है, और F2 10 न्यूटन किसके अलोंग है बेटा? अलोंग वेस्ट, और ये 10 न्यूटन किसके अलोंग है? अलोंग ईस्ट। तो बेटा अगर मैं F1 प्लस F2 करूंगा तो जो आंसर आएगा वही सेम आंसर मुझे मिलेगा F2 प्लस F1 करने से। यस और नो? चेक कर लो। जो फिजिकल क्वांटिटीज कम्यूटेटिव एडिशन को फॉलो करेंगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज कम्यूटेटिव नेचर को फॉलो करेंगी, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं। तो आपके सामने मैंने एग्जांपल बता दिया कि अगर ये F1 है, ये F2 है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे F1 प्लस F2, अगर आंसर 0 आ रहा है तो अगर इनको रिवर्स में ऐड करोगे F2 प्लस F1 तो भी आंसर 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? F1 प्लस F2 क्या लिखेंगे बेटा? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F2 प्लस F1। इसका मीनिंग यहां पर फोर्स फिजिकल क्वांटिटी कम्यूटेटिव एडिशन रूल को फॉलो कर रही है। इसका मीनिंग क्या है? फोर्स फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैंने तीन कंडीशन आपको बताई। नाउ कंडीशन नंबर 1 स्पेसिफिक डायरेक्शन, कंडीशन नंबर 2 स्पेशल रूल ऑफ एडिशन, कंडीशन नंबर 3 कम्यूटेटिव नेचर ऑफ एडिशन। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। तो यहां से हमें क्या मिला कि वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव इन नेचर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल करेगी तो वो वेक्टर होगी, अदरवाइज वो वेक्टर को फिजिकल क्वांटिटीज में कैरी नहीं होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज इन तीनों कंडीशंस को
कैरी करेगी तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। क्लियर बेटा? तो आगे चलते हैं। तो ये तीनों कंडीशन आप नोट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं बेटा। अब आएंगे हम कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी चेक करते हैं कि वेक्टर को हम फिजिक्स में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स को किस टाइप से किस सिंबल से हम शो करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर लाइक ए, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर या तो हम एरो लगाते हैं या हम अल्फाबेट के ऊपर एक कैप लगाते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स। पुट एरो और पुट कैप ऑन एनी अल्फाबेट, then that symbol is for vector physical quantity. Now that symbol is for vector physical quantity. तो जो एरो होगी और जो कैप होगा ये दोनों किसके लिए बने हैं? बोथ आर मेड फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये माइंड में फिक्स कर लो, जिस भी अल्फाबेट के ऊपर एरो या कैप मिलेगा इसका मीनिंग वो अल्फाबेट जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब एज्यूम कर लो ये जो आपकी ए वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेलोसिटी है, अगर ए आपका वेलोसिटी है, अगर ये जो ए अल्फाबेट है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के ऊपर अगर आपने ऐसे एरो लगाई है, v वेलोसिटी क्वांटिटी को शो कर रहा है और ये एरो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है। इसका मीनिंग अगर ये अल्फाबेट आपका वेलोसिटी के लिए बना है तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है। तो अगर आप सिंपल ए लिखोगे तो ये क्या होगा? ये सिंपल मैग्नीट्यूड होगा, और अगर आप ए के ऊपर एरो लगाओगे तो अब इस अल्फाबेट के पास मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगी। इसका मीनिंग जो अल्फाबेट है वो सिंपली मैग्नीट्यूड शो करेगा, बट अगर उसके ऊपर अगर आप एरो लगाओगे तो वो मैग्नीट्यूड भी कैरी करेगा और डायरेक्शन भी कैरी करेगा। इसी टाइप से अगर आप सिंपल ए लोगे तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, अगर कैप लगाओगे तो ये डायरेक्शन भी कैरी करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये ए आपका वेलोसिटी है, अगर ए आपका वेलोसिटी है तो वेक्टर ए को कैसे लिखोगे? v के ऊपर एरो लगाओगे। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए वेलोसिटी है और अगर ए आपका फोर्स है तो ए किसके इक्वल होगा? इट इज f विद एरो। और अगर ए आपका मोमेंटम है, अगर ए आपका मोमेंटम है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू पुट एरो ओवर p। p का मीनिंग मोमेंटम। तो अगर आप फोर्स को विदाउट एरो लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और अगर आप फोर्स को लिखोगे विद एरो, नाउ इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो बेटा जो एरो है वो एरो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? डायरेक्शन की। तो
एरो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये शो कर रही है कि इस क्वांटिटी के पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगी मिलेगी, इसका मीनिंग क्या है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। इसका मीनिंग क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वाली कैटेगरी में आ जाएगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर आप एरो लगाओगे या कैप लगाओगे, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अब चेक करो एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है। एरो इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, कैप इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। विदाउट एरो, विदाउट कैप, सिंबल इज सिंपली कैरिंग मैग्नीट्यूड, सिंपली कैरिंग मैग्नीट्यूड। विदाउट एरो, फोर्स का मीनिंग F equal to magnitude of force, और अगर आप एरो लगाओगे, now that physical quantity will have magnitude as well as direction, तो अब इस physical quantity के पास magnitude भी हो सकता है और direction भी हो सकती है। now तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अब इस रिप्रेजेंटेशन में आपको ये आइडिया मिल गया, जिस अल्फाबेट के ऊपर एरो मिलेगा, कैप मिलेगा, इसका मीनिंग वो अल्फाबेट, वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वाली कैटेगरी में आएगी। नाउ इस एरो का बेटा मीनिंग क्या होता है, इस एरो का मीनिंग क्या होता है, चेक करते हैं इस एरो का मीनिंग क्या होता है। तो अब हम क्या लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करेंगे हम, तो हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। अब ग्राफ पेपर पे बेटा मल्टीपल आपको स्क्वायर्स मिलेंगे, मल्टीपल बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है। तो अगर आपको ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट को शो करना है, अगर आपको ग्राफ के अंदर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को शो करना है, आपको ग्राफ के अंदर किसको शो करना है, वी आर शोइंग 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट along east direction in graph। तो हमें ग्राफ पेपर के अंदर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को शो करना है along east direction, along east direction। अब आपने स्केल क्या लिया है, आपने स्केल ये लिया है 1 smaller box इक्वल टू 1 मीटर। इसका मीनिंग ग्राफ पेपर के अंदर जो आपका एक स्मॉल बॉक्स है, आपने स्मॉल बॉक्स को किसके इक्वल पुट किया है, दैट इज 1 मीटर के इक्वल पुट किया है, दैट इज 1 मीटर के आपने इसके इक्वल पुट किया है। तो आपने ग्राफ पेपर के अंदर जो स्केल एज्यूम किया है, वो स्केल क्या एज्यूम किया है कि एक स्मॉलर बॉक्स किसके इक्वल है, दैट इज 1 मीटर के इक्वल है। इसका मीनिंग इस स्मॉलर बॉक्स का जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा, जो इसका ब्रेड्थ होगा वो भी 1 मीटर होगा। आपने एक स्मॉलर स्क्वायर बॉक्स को लिया है ग्राफ के अंदर, जिसकी लेंथ आपने क्या ली है, 1 मीटर ली है, जिसकी ब्रेड्थ आपने क्या ली है, 1 मीटर ली है। अब चेक करते हैं बेटा कि अगर मैं ऐसे ही 5 बॉक्सेस को अलोंग एक्स एक्सिस काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। now total length becomes 5 मीटर, क्योंकि आपने ही बोला है 1 स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू 1 मीटर। तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल लेंथ क्या होगी, 5 मीटर होगी, ठीक है। नाउ अब मुझे ये शो करना है कि ये जो 5 मीटर लेंथ है किसके अलोंग है, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन के लिए यहां एक एरो लगाऊंगा, मैं डायरेक्शन के लिए यहां पर एक एरो लगाऊंगा, एंड दिस एरो इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, दिस एरो इज यूज्ड फॉर
डायरेक्शन। ये एरो बेटा, ये एरो आपकी डायरेक्शन के लिए यूज हुई है, ये एरो आपकी डायरेक्शन के लिए यूज हुई। चेक कर सकते हो आप, ये जो मैंने एरो यहां लगाई है, ये एरो क्या शो कर रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके अलोंग है, वो अलोंग ईस्ट डायरेक्शन है। नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। चेक कर लो, ये एरो किसके अलोंग जा रही है, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन बेटा किसके लिए बनी है, इट इज फॉर ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ईस्ट है बेटा, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, और नीचे ये साउथ है। तो अब चेक कर लो, मैंने 5 बॉक्सेस को काउंट किया, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, और उस लाइन पे मैंने लास्ट में एक एरो लगा दिया। ये लाइन आपकी स्टार्ट कहां से हुई, फ्रॉम 0 मीटर, ये लाइन आपकी एंड कहां पर हुई, एट 5 मीटर, और 5 मीटर वाले पॉइंट पे मैंने एक एरो मार्क कर दिया, मैंने एक एरो मार्क कर दिया। अब ये जो एरो है क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 5 मीटर। तो अब क्लियर हुआ आपको कि जो एरो हम लगाते हैं अल्फाबेट के ऊपर, ये एरो सिर्फ क्या शो करती है, ये एरो सिर्फ ये शो कर रही है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये डायरेक्शन कैरी कर रही है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये डायरेक्शन कैरी कर रही है। सो एरो इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एरो किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो आप चेक कर सकते हो, ये एरो आपकी किसके अलोंग जा रही है, ये एरो आपकी अलोंग ईस्ट डायरेक्शन जा रही है। तो ये एरो ये शो कर रही है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। तो अब आप चेक कर सकते हो, जो इस एरो की लेंथ होगी, जो इस लाइन की लेंथ होगी, वो क्या होगी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप चेक कर सकते हो, ये जो एरो है, इस एरो की जो लेंथ होगी, मैं यहां फिगर एक बार दोबारा से बना रहा हूं, तो अब आपकी क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। तो बेटा ग्राफ के अंदर इस टाइप से हमने ये ओरिजिन लिया, और यहां तक अगर 5 मीटर आपको मिला है, ये 0 मीटर है, तो ये जो एरो आपने मार्क की यहां पर, ये जो आपकी एरो है, इस एरो की जो लेंथ है, लेंथ क्या है बेटा, 5 मीटर। लेंथ मींस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरो होगी, जो लाइन होगी जिसपे एरो है, उस लाइन का लेंथ, उस एरो का मैग्नीट्यूड, उस एरो का प्रॉपर मेजरमेंट, उस एरो की प्रॉपर लेंथ, वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो लेंथ आएगी एरो की, ये लेंथ क्या होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पॉइंट है जहां से ये एरो आपकी स्टार्ट हुई है, जिस पॉइंट से ये एरो आपकी स्टार्ट हुई है, उस पॉइंट का नेम क्या होगा, दैट इज टेल ऑफ वेक्टर, दैट इज टेल ऑफ वेक्टर। नाउ, और जहां आपने ये एरो मार्क की है, जो आपका लास्ट पॉइंट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो जो लास्ट पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका पॉइंट फाइनल पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, दैट इज हेड ऑफ वेक्टर, दैट इज हेड ऑफ वेक्टर। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एरो आप लगाते हो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, उस एरो की जो लेंथ होगी, उस एरो की जो लेंथ होगी, वो लेंथ क्या होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और वो एरो जहां से स्टार्ट होगा वो ओरिजिन होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो टेल पॉइंट होगा किसका, वेक्टर का, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर। और जहां ये एरो आपने लगाई है, जिस फाइनल पॉइंट पे आपने एरो मार्क की है, इस एरो को हम क्या बोलेंगे, हेड ऑफ वेक्टर, दैट इज हेड ऑफ वेक्टर। तो ये हेड है बेटा और ये टेल है। तो अब ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया बेटा आपको कि जो एरो होती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, जो एरो होती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, उस एरो में स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, टेल होता है, और लास्ट पॉइंट जहां एरो आपने मार्क की है, ये एरो साइन आपका हेड होता है, दैट इज हेड ऑफ वेक्टर एंड दैट इज टेल ऑफ वेक्टर, दैट इज हेड ऑफ वेक्टर एंड दैट इज टेल ऑफ वेक्टर। तो ये आप क्लियर होना चाहिए कि जो आपने यहां पर ये एरो मार्क की है,
इस एरो की जो लेंथ होगी दैट लेंथ इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो एरो आपने लगाई है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे, वो एरो क्या होगी, that arrow is known as head of displacement vector, और जहां से ये एरो स्टार्ट हुई है वो पॉइंट क्या होगा, दैट इज टेल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा आपको कि जो एरो हम मार्क करते हैं किसी अल्फाबेट के ऊपर, वो एरो क्या शो करता है, उस एरो का जो लेंथ आएगा वो लेंथ क्या होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और उस एरो के पास बेटा दो पार्ट हैं, वो एरो जहां से स्टार्ट होगी वो टेल होगा, जहां वो एंड होगी वो हेड होगा। इसका मीनिंग जहां पर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नेचर कैरी करते हुए मिलेगी, तो वहां चेक करना जो एरो लगी मिलेगी आपको उस अल्फाबेट के ऊपर, उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, उस एरो के पास बेटा दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। टेल का मीनिंग जहां से वेक्टर आपका स्टार्ट होगा वो उसका टेल होगा, जहां से वेक्टर आपका स्टार्ट होगा वो आपका टेल होगा, और जहां वेक्टर आपका फाइनली जहां वेक्टर आपका प्रेजेंट होगा वो पॉइंट उसका हेड होगा, तो ये ध्यान रखना बेटा कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आपकी स्टार्ट जीरो से हुई है और वो एंड कहां हुई है 5 मीटर पे, अगर वो एंड हुई है तो 5 मीटर पे उसका हेड है, और टेल कहां उसकी 0 मीटर पे है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है बेटा। अब ये क्लियर हो गया आपको कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एरो ओवर एनी अल्फाबेट। नाउ अब ये जो एरो है, ये एरो आपकी कैसी हो सकती है, कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि एरो अगर हम ऐसे लगा दें तो, अगर हम एरो ऐसे लगा दें तो, अगर हम एरो ऐसे लगा दें तो, अगर हम एरो ऐसे लगा दें तो बेटा ये जो एरो है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि आपकी कोई क्वांटिटी रोटेशन में है, कि कोई क्वांटिटी आपकी रोटेशन में है। दिस एरो इज यूजफुल इन रोटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी, सो ये एरो रोटेशन के लिए होती है, ये वाली एरो भी रोटेशन के लिए होती है, और ये एरो आपकी प्रॉपर वे से ए अल्फाबेट के ऊपर नहीं आ रही, ना ये एरो आपकी प्रॉपर वे से बी के ऊपर आ रही है। दिस एरो इज पैरेलल टू बी, दिस एरो इज पैरेलल टू ए। तो ये वाली एरो बेटा आपकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होगी, ना ये होगी, ना ये होगी, ना ये होगी। इसका मीनिंग जब भी एरो आप लगाओगे फॉर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो आप अल्फाबेट को पूरा कवर अप करोगे और उसके ऊपर इस टाइप से एरो लगाओगे, ऐसे ही आप वेक्टर क्वांटिटी में एरो लगाओगे। ये करेक्ट है बेटा। सो दिस एरो इज फॉर रोटेशन, तो हमारे पास अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है, अगर हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है, तो हम यहाँ पर अगर ऐसे एरो लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज रोटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ऐसे बेंट एरो यूज नहीं करते हैं, हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रेट एरो यूज करते हैं। तो बेटा ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एरो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बेटा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं वेक्टर्स के, अगर आप इनको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेक्टर्स आपको इजी लगेगा, वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको वेक्टर में नहीं मिलेगी अगर आप इन प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये मालूम चल गया वेक्टर्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर्स के अंदर कैसे कैसे पॉइंट आपको डील करने हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ ये डिस्कस किया है कि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबॉलिकली हम कैसे बताते हैं। सिंबल क्या होता है वेक्टर का, किसी अल्फाबेट के ऊपर हम एरो मार्क कर देते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो अब नंबर 3 पॉइंट हमारा क्या है, नंबर 1 क्या था, सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 2 पॉइंट क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 3 पॉइंट क्या हमारा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 3 पॉइंट क्या बेटा हमारा, नंबर 3 पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले आप वेक्टर्स के टाइप नोट कर लो, मैं अभी वेक्टर्स के टाइप आपको नोट करा रहा हूं। तो नंबर 1 टाइप क्या है बेटा, पोलर वेक्टर। नंबर 2 एक्सियल वेक्टर। नंबर 3 इक्वल वेक्टर्स। नंबर 4 नेगेटिव वेक्टर्स। नंबर 5 यूनिट वेक्टर्स। तो बेटा टाइप्स तो और भी ज्यादा हैं, पहले मैं आपको सिर्फ ये 5 टाइप्स डिस्कस कराऊंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। नाउ नंबर 1 मैंने टाइप कौन सा बोला, पोलर वेक्टर। नंबर 2 एक्सियल वेक्टर। नंबर 3 इक्वल वेक्टर्स। नंबर 4 नेगेटिव वेक्टर्स। नंबर 5 यूनिट वेक्टर्स। तो अभी हम इन्हीं 5 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप इन्हीं 5 टाइप्स के नेम लिख लो, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स।